बचपन से एक बच्चे को बोला जाता है यू आर नॉट गुड इनफ, तू कर ही नहीं सकता। हमारा माइंड ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही एक बिलीफ बनाता है और अगर हम चाहें तो वही उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि यार अब तो बहुत उम्र हो गई है, शायद अब हम वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते। तो बड़ा ब्लॉक है ये, गलत फहमी नहीं बोलेंगे इसको, इसे कहते हैं माइंड ब्लॉक। एक है साइंटिस्ट, उनका नाम है मसारो इमोतो, जापान के साइंटिस्ट हैं। वाटर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके ऊपर एक थ्योरी दी। उन्होंने पानी लिया एक कप में, उसको उसने बोला आई लव यू, दूसरे कप को लिया और बोला तुम बहुत ख़राब पानी हो। उन्होंने उस पानी को अलग अलग फ्रीज़ कर दिया। अब फ्रीज़ करने के बाद उन्होंने उसको 2 दिन बाद निकाला और निकालने के बाद उन्होंने देखा बहुत से एक्सपीरियंस आपको ऐसे मिल जाएंगे यार मैंने सब कर लिया भाई, मैंने मैनिफेस्टेशन के भी सारी एक्सरसाइज कर ली है, मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा। इस एक्सरसाइज पे हम सवाल उठा सकते हैं कि यार 100% ये सही नहीं है। जब भी हम जिम में जाते हैं अपनी फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए तो ऑब्वियसली हमें एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हमें उसको सही शेप में लाने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो बॉडी में एक पार्ट है वो है माइंड। जब भी उसकी बात आती है तो हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन डेफिनेटली आज के टाइम में हमें अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए भी एक माइंड कोच की ज़रूरत पड़ती है, एक लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ती है, एक हीलर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आजकल की सिचुएशन में हम बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमें चाहिए कि जो इंसान हमें हील कर सके, हमें ट्रेन कर सके। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आज हमारे साथ हैं प्रभाकर मिश्रा जी, जो एक लाइफ कोच हैं, माइंड कोच हैं और बहुत अच्छे हीलर हैं। बहुत लोगों की लाइफ इन्होंने हील की है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने सुना है कि जब किसी को हीलर बनना होता है तो उसको सबसे पहले अपने आप को हील करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रही होंगी, तो आपने अपने आप को कैसे हील किया या क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे आप जूझ रहे थे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ में थी वो ये कि मैं अपने पिताजी से बहुत कटा सा था। क्योंकि मेरा जन्म 1985 में हुआ है, तो उस टाइम पे आपको पता ही होगा कि हमारे पिताजी कैसे होते थे। सर्वाइवल मोड पे रहते थे। उनका काम था बाहर जाना, नौकरी करना, घर आना, और उनकी परवरिश जैसे हुई वैसे ही उन्होंने सीखा। उस टाइम पे ना कोई लाइफ कोच होता था, ना ही कोई बताने वाला होता था। जिस तरह से मार पीट के उनको बड़ा किया गया, उसी तरह से हमें भी उसी तरह से हुआ। मतलब सिचुएशन भी उस टाइम यही थी कि जो जितना स्ट्रिक्ट होगा उसके बच्चे उतने ही अच्छा करेक्ट करेंगे। करेक्ट। लेकिन इन सारी बातों में जैसे जैसे हम ट्रांजिशन हुए 1990 से 2000 में, तो हर दिन की वो एक जो डेटा डाउनलोड होता था मेरे माइंड में, उसने कहीं ना कहीं मुझे उनसे दूर कर दिया। और जब मेरी नौकरी लगी तो मुझे लगा कि मैं एक स्वतः इंसान बन चुका हूँ, मतलब एक आई एम द मैन ऑफ द फैमिली। तो उसने मुझे और दूर कर दिया। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि जब मेरा बेटा होगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बेटे को कैसे पालते हैं, बच्चों को कैसे पालते हैं। उसने और दूर कर दिया। ऐसे दूरी बनते बनते जब मेरी शादी हुई, मेरा बेटा हुआ, तो हमारे बीच में बहुत दूरियां आ गई थी। तो मैंने जब पहली बार इस हीलिंग के बारे में सुना था और सीखा इसको, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही बोला था कि अगर आपको हीलर बनना है तो पहले खुद को हील करना पड़ेगा। तो मैंने अपने पिताजी से अपना रिलेशनशिप हील किया। अच्छा। उनके साथ जब रिलेशनशिप हील हुआ मेरा, तो ज़िंदगी मानो एक तरह से बदल गई पूरी। अब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ख़राब नहीं लगता। पहले अगर उनका फ़ोन तक आ जाता था या उन्होंने मुझसे बिना डिस्कशन, क्योंकि कभी ज़िंदगी में कोई डिस्कशन तो हुआ ही नहीं। करेक्ट। तो मैं ये कपड़े पहनने हैं, ये कपड़े सिलवा दिए गए हैं, ये कपड़े, बस यही होता था। हाँ। तो धीरे धीरे मुझे वो चीज़ें समझने लगा। जो बीच में हमारे गैप था ना इतने सालों का, वो धीरे धीरे करके गैप फिल होने लगा। और आज की तारीख में ऐसा है कि वो गैप बिल्कुल फिल हो चुका है। अभी रिसेंटली मेरे पापा का पैर में एक्सीडेंट हो गया था। तो उस वक्त मैंने एक नई चीज़ सीखी कि कैसे अपने पिताजी को अपने कंधे पे उनका साथ दे के उनको वॉशरूम तक लेके जाना, उन्हें वॉशरूम कराना, उन्हें वापस लेके आना,
उसके बाद वॉशरूम क्लीन करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने बेटे के लिए कर चुका हूँ। जब मैंने अपने पिताजी के लिए की तो आप यकीन मानिए, आपको मैं वो मंज़र बयान नहीं कर सकता कि वाह कितना आनंद आया मेरे को, अंदर तक पूरा एकदम छू गया मुझे वो। और वही वो एक स्टेज थी जिसको कहते हैं कि मैं हील हो गया था। वाह। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये इतना आसान है कि हम अपने, क्योंकि हम कुछ ना कुछ समझ लेते हैं, हमारे अंदर समझने की समझ बहुत तगड़ी है, हम कुछ ना कुछ समझ लेंगे। जैसे 2 + 2 4 हो जाता है, 4 + 4 8 हो जाता है, ये हमने समझ लिया। ठीक उसी तरह रिश्तों में कोई नंबर तो होते नहीं है, जो हमारा मन कहता है जिसको अच्छा, हम उसी को मान लेते हैं। प्लस सोसाइटी से डिस्कस करते हैं। अगर आपके पिताजी ने आपको एक जोर से थप्पड़ मार दिया तो आप क्या करोगे? गुस्सा होगे, अपने दोस्त के पास जाओगे, यार पापा से झगड़ा हो गया, पापा ने मारा। क्या हुआ, पापा ने मारा? हाँ मारा। अब अरे पापा ऐसे ही होते हैं यार, मन में एक लेयर आ गई, पापा ऐसे ही होते हैं। तो ठीक उसी तरह धीरे धीरे हम वैलिडेशन के लिए बाहर जाते हैं, और वैलिडेशन हम किससे मांगते हैं? उन्हीं दोस्तों से मांगते हैं, उन्हीं लोगों से मांगते हैं जिनकी ज़िंदगी भी बदली सेम ही है। हाँ, क्योंकि वो भी कोई अलग नहीं है, उसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको भी Exactly. सेम ही फादर फेस करने हैं अपने घर में सिचुएशन। तो यही बात है कि 90% लोग अपनी ज़िंदगी में अपने पिताजी के रिश्तों को हील नहीं कर पाते क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता। तो अगर किसी को हीलर बनना है तो सबसे पहले आप अंदर झांकिए कि आप कौन कौन से आपकी ज़िंदगी में वो रिश्ते हैं जिनसे आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जिनको सोचने के बाद आपकी पल्पिटेशन ऊपर हो जाती है, या फिर आपको मन करती है यार उसके बारे में बात मत कर। जैसे आपके मित्र मंडली में भी कुछ ऐसे मित्र होंगे, तब नहीं अब, कि आप बोलते होंगे देखिए यार वो आएगा ना तो मुझे मत बुलाइयो। तो मिश्रा जी, ऐसे तो अगर जितनी लड़कियों की शादी होगी, अगर उनसे हम पूछेंगे कि भाई आपके मन में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिससे मतलब आप बहुत खफा रहते हैं या आपके बिल्कुल नहीं बनती, तो सबका 99% सास या ननंद ही आएंगी। हाँ। और उनसे आप कहोगे कि आप वो रिश्ते सुधार सकते, तो कहेंगे नहीं हमें नहीं सुधारने, क्योंकि उनको लगता है कि सामने अगर हम अकेले सुधारने जाएंगे तो सामने वाले की साइड से तो कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं, तो हम क्यों झुकें। तो रिश्तों में एक्चुअली हमें लगता है कि दोनों का तालमेल होना ज़रूरी है। बट क्या अगर हमें कोई रिश्ता हील करना है, सच में हम चाहते हैं कि हमारा किसी इंसान के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएं, तो क्या अकेला इंसान उन चीज़ों को ठीक कर सकता है? 100%। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों को सोचना ज़रूरी है, यही तो इसकी खूबसूरती है। अब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। एक है साइंटिस्ट, उनका नाम है मसारो इमोतो, जापान के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने वाटर डिस्प्लेसमेंट थ्योरी दी थी। वाटर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके ऊपर एक थ्योरी दी। उन्होंने पानी लिया एक कप में और दूसरे कप में पानी लिया। उस कप में जो पानी लिया उसको उसने बोला आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर उस कप को हटाया, दूसरे कप को लिया और तो बोला तुम बहुत ख़राब पानी हो, तुम गंदे हो, तुम्हें मैं बिल्कुल चाहता नहीं हूँ। उन्होंने उस पानी को अलग अलग फ्रीज़ कर दिया। अब फ्रीज़ करने के बाद उन्होंने उसको 2 दिन बाद निकाला, और निकालने के बाद उन्होंने देखा कि जिसको आई लव यू बोला था, जिसको अच्छी अच्छी बातें बोली थी, उसके अंदर बहुत प्यारे से क्रिस्टल्स आए। उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनका एलिमेंट देखा, अरे वाह कितने खूबसूरत क्रिस्टल्स आए। और जिस पानी को उन्होंने ख़राब बातें बोली थी, उस पानी के क्रिस्टल्स एकदम बेकार आए, ऐसे लग रहा था कि शायद वहाँ किसी ने युद्ध करा हो। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उन्होंने ना गंदा पानी उठाया, जैसे नाली का पानी होता है गटर का, उसको उठाया और उसको पहले माइक्रोस्कोप पे देखा, उसमें बहुत गंदी गंदी आकृतियाँ थी। उसको उन्होंने हीलिंग दी कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और फिर उसके बाद उसको उन्होंने बूंद उठाई और वापस से माइक्रोस्कोप के नीचे देखी। उसकी जो अंदर का स्ट्रक्चर था मॉलिक्यूलर, वो बदल गया और खूबसूरत हो गया। वाह। अब इस स्टोरी से हम क्या सीखे? अब आप समझिए, मेरी बातों का आंसर दीजिएगा। हमारी बॉडी में 70% क्या है? वाटर। अगर हम कुछ शब्द बोलेंगे तो वो, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो शब्द पाने हमारी बातों को सुन रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा ही हम शब्द बोलेंगे वैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो रहे हैं। करेक्ट। तो जब वैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होंगे हमारे, तो वैसी ही ज़िंदगी हमारी होने वाली है। तो अगर बात यहाँ पे आती है कि कोई ननद है, कोई सास है और उसकी जो बहू है वो चाहती है कि मेरे रिश्ते ठीक हो जाएं, तो आपको सिंपल से एक काम करना है। आपको उनके बारे में बस अच्छा सोचना है। उनकी जो बुराइयां हैं उन्हें लिख के बाहर निकाल दो, और जो उनकी अच्छाइयां हैं बस उन्हें याद रखो।
आप 2 दिन में देखोगे कि सामने वाले का मन जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आप कोई ऐसे 2 स्टेप बता दीजिए, 3 स्टेप, कोई एक छोटी सी ऐसी एक्सरसाइज जिससे वो ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए जैसे कि आप बहू हैं और आप अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं अपनी सास से, तो आपको सिंपल मेडिटेशन फॉर्म में बैठना है, आंखें बंद करनी है और सोचना है अपनी सास के बारे में, अपनी ननद के बारे में। मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मन में बहुत सारा गुस्सा होगा। पेन पेपर लो, सब कुछ लिख डालो। किसी एक बंदे को पकड़ो, दोनों को मत पकड़ो एक साथ, किसी एक बंदे को सब कुछ लिख डालो। लिख लिया आपने, उसको पेपर फाड़ो और उसको तोड़ के जला दो। जलाने के बाद वापस आओ और 108 बार मैंने करके चैंटिंग करी है होओपोनोपोनो की। तो मेरे वीडियो हैं, नहीं तो आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हैं जिसमें कि 108 बार चैंटिंग की गई हो। बस आप आंखें बंद करो, हेडफोन लगाओ और 108 बार आप खाली इतना बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप ऐसा करेंगे 3 दिन तक लगातार, ये प्रोसेस नंबर 1 है। ये 1 प्रोसेस कंप्लीट होता है, लिखना, फाड़ना, जलाना और होओपोनोपोनो करना। प्रोसेस नंबर 1 ये आपको रोज़ सुबह करना है। अब आप रात को क्या करेंगे? रात को आपको फिर से पेन पेपर उठाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 99 और 100% ही ख़राब हो। करेक्ट। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, तभी तो शादी हो गई है। बिल्कुल। तो अच्छी बातें बोलो कि हाँ मेरी सास ने मेरे साथ ये अच्छा किया, जब मैं आई थी तो मेरे को ये इन्होंने खिलाया था, मेरी इज्जत करती हैं दूसरों के साथ, उनके बारे में अच्छी बातें। या आपके साथ अगर वो नहीं भी करती हैं, वो किसी और के साथ करती हैं, उसकी अच्छी बातें वो आप लिखिए और लिखने के बाद उस पेपर को फाड़िए, फोल्ड करिए, तकिए के नीचे रख के आप सो जाइए। ये कार्य अगर आप 7 दिन तक करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तीसरे दिन आपको दिमाग में आएगा कि यार अचानक से मेरी सास का बिहेवियर इतना मीठा कैसे हो गया, ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। ये हुआ कैसे? वापस से उस थ्योरी पे चलते हैं। हमने क्या किया? हमने अपने माइंड में जो हमारे अंदर जो पानी है, हमने अच्छी बातें बोली, बुरी बातें निकाल दी। अच्छा, जब भी हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। करेक्ट। ये हमने बहुत बचपन से सीख लिया है, राइट? बिल्कुल। यानी जो जल गया वो वापस नहीं आ सकता। वापस नहीं आ सकता। चाहे शरीर हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो। तो जैसे ही हम जलाते हैं तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई अब ये वापस नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे पानी के उन मॉलिक्यूल्स में जाते हैं। अब जैसे ही वो जाते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन। जैसे कि आपके थॉट्स हैं और आपकी फीलिंग्स हैं, जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, कोहेरेंस बनता है, तो आपको गूज़बम्स आते हैं। कभी कभी आता है ना, जैसे कि पहले कॉलेज में पहले किसी लड़की को देखा, मन में एकदम से प्यार जागा, अच्छा लगा यार कि यार ये लड़की अच्छी है, और वो एकदम से सामने आने लग जाए तो मन और हार्ट दोनों कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और अंदर से एक अजीब सी एक फीलिंग आती है और गूज़बम्स आ जाते हैं। तो जब वो गूज़बम्स आ गए, इसका मतलब कि आपका माइंड और आपका हार्ट ये कोहेरेंस में आ चुका है, और वो एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इन्हीं को कहते हैं वाइब्रेशंस और इन्हीं को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब हम कुछ सोचते हैं और कुछ फील करते हैं तो हम भी फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हैज़ इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स टू द पर्सन जिसके बारे में बातचीत कर रहे हो। वाह, ये इसके पीछे साइंस है। तो इसलिए इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि सडनली हम किसी इंसान से मिलते हैं, हम उससे पहले कभी नहीं मिले और हमें उससे कभी अच्छी वाइब आती है किसी इंसान को देखकर, और किसी को देख के बहुत ख़राब वाइब आती है कि इससे बात नहीं करना। वो फिर उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे का साइंस है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए, आप अच्छे लग रहे हो, ठीक है, सामने वाला अपने कपड़े देखता है, आपके कपड़ों को देखता है, बोलता भाई यार इतने अच्छे कपड़े पहने उसने अपने मन में क्या लेके आया? घृणा। तो जो घृणा है ना, मैंने आपको, हम जब बाहर बैठे होते तो मैंने आपको एक बात बताई थी, नर्वस सिस्टम, कि आप झूठ बोल सकते हैं खुद से, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल, राइट। तो वो जो नर्वस सिस्टम है ना, वो एमिट करता है फ्रीक्वेंसी। अब आपके अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, सामने वाले के अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब आप सामने आओगे तो आप मैच ही नहीं करोगे, रिपेल करोगे एक दूसरे को, इसीलिए आपको उसके साथ मज़ा नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये बात तो फिर सच हो सकती है, या सच है, लोग कहते हैं कि नज़र लग जाती है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली कि अगर हम कहीं गए, किसी पार्टी में गए और सामने वाला इंसान हमें देख के थोड़ी सी निगेटिव वाइब
नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, तो डेफिनेटली उस फ्रिक्वेंसी की वजह से शायद हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो हमारी या तो तबीयत बिगड़ जाती है या हमें सडनली कुछ तो हमारे हेल्थ में डिसऑर्डर हो जाता है कि फिर हमें लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई है या तो किसी की नज़र लग गई। तो देखिए, अगर आपके अंदर नेगेटिव है, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, आपके अंदर अगर किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है, इसको चलिए समझते हैं ऐसे। मेरे पास एक चुंबक है, एक जार में मेरे पास रेत भरी हुई है, तो चुंबक मैंने जार के बिल्कुल बगल में लगाया, ऐसे चिपका दिया, फेविक्विक से चिपका दिया और मैंने रेत को ऐसे से हिलाया। अब रेत में जितने कण होंगे लोहे वाले, वो चुंबक के सरफेस पे चिपक जाएंगे, बिल्कुल, है ना। या फिर अगर आप चुंबक को रेत में ले जाके ऐसे से घूमो, देखोगे थोड़ी देर में रेत उस चुंबक में कण चिपक जाते हैं। करेक्ट। इसका मतलब कि रेत में वो कण पहले से ही थे। बिल्कुल। तो ठीक उसी तरह अगर बाहर से नेगेटिविटी आ रही है और आपके अंदर वो नेगेटिविटी है, तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा और आप बीमार पड़ जाओगे, यानी वो पहले से ही आपके अंदर था। हाँ, इसलिए शायद जिन लोगों को नज़र में बिलीव है शायद उनको नज़र लग जाती है। नाउ यू आर टॉकिंग। और जिनको लगता है कि अरे हमें कोई नज़र लगा दिखाए, उसको होता नहीं है, क्योंकि पहले से इतना पॉजिटिव है कि कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। शीशा है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो भी है। हाँ, बिल्कुल समझ गए आप। चलिए अब हम चल जाते हैं कि क्या होता है कि हम बचपन से हम कुछ ना कुछ हमें बताया जा रहा होता है कि आप ऐसे हो, या हमारी कुछ खुद की भी एक लाइफ चल रही होती है और हमें लगने लगता है कि अब यही हमारे साथ सच है, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मैं एक ऐसा इंसान हूँ तो मैं कुछ दिन के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर सकता हूँ, या मैं 2-4 दिन के लिए कोशिश कर सकता हूँ कि नहीं यार मैं इंटेलिजेंट बन जाता हूँ या मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाता हूँ। बट क्या है कि मेरा कुछ टाइम बाद फिर मैं उसी स्टेट में पहुँच जाता हूँ जो मेरी एक नॉर्मल स्टेट है कि नहीं यार तू ऐसा नहीं है, तू तो ये है। तो क्या हम इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं और क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारी एक स्टेट वो बन जाती है कि मैं नहीं कर सकता या मैं इस काबिल नहीं हूँ? फिर से उसी थ्योरी पे जाते हैं, वाटर वाली थ्योरी पे जो मसारो इमोतो ने दी थी। यही हमारा बेस होगा हर चीज़ का। समझिए, बचपन से एक बच्चे को बोला जाता है यू आर नॉट गुड इनफ, अबे तेरे से मैथ्स होगी ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता। बच्चा आके बोलता है, बच्चे के मार्क्स एवरेज आते हैं, बच्चा आके बोलता है पापा मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। तुम IAS ऑफिसर बनोगे, शक्ल देखिए अपनी, उसका मोरल वहीं डाउन हो गया। अब यही चीज़ उसको हर साल सुनाई जाती है। पहले मार्क्स तो अच्छे लेके आ, सामने वाले लड़के को देखा है कितना बढ़िया पढ़ता है, 98% लेके आता है, वो और नीचे आ गया। तो बचपन से हमें कंपैरिजन मिला, बचपन से हमें तोड़ा गया। कैसे? हमें इस तरह की बातें बना के छोड़ा गया, हम पे विश्वास नहीं किया गया। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर ये सारी की सारे बिलीफ आ जाते हैं कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं कुछ अच्छा कर नहीं सकता, जबकि हर बच्चे के अंदर सेम पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको ठीक करने का तरीका ये है कि बच्चा जब 21 साल 22 साल या 23 साल 25 साल का पहुंच जाता है, लेकिन उसने अपने बचपन को कब छोड़ा? शायद 14 या 15 साल पे। उसके बाद वो बड़ा तो हुआ, लेकिन उसका जो बचपन था वो वहीं छूट गया। अब उसे उस बचपन में वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके, क्योंकि उस बचपन में जब वो छोटा सा था, जब उसे ये सब कहा जा रहा था, तो उसका कोई बड़ा भाई नहीं था। अगर था भी तो उसने कभी इसको ये नहीं बोला अरे ठीक है तू टेंशन मत ले, पापा ऐसे ही बोल रहे हैं चल मार, कभी ये नहीं बोला। उसकी माँ ने खाली इस बात के लिए पाप को कोसा कि तुम दिन भर मेरे बेटे को ऐसा बोलते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो बच्चा टूटता गया। अब हम इस प्रोसेस को कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। उस प्रोसेस में जाएंगे, इनर चाइल्ड हीलिंग में, मेडिटेशन में, जिसमें कि हम वापस से उस मेमोरी में जाते हैं जब आपके साथ ये सब कहा गया, और आप उसको वापस से पूरी मेमोरी को जीते हो, जिसमें कि आपके पापा आपको कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, और अचानक से आप इस बात को महसूस करते हो कि यू आर एट द एज ऑफ 25, यू आर गोइंग एट द एज ऑफ 15, और आप उसको कंसोल कर रहे हो, तू टेंशन मत ले यार, उसको वहाँ जाके हग कर रहे हो, तू परेशान मत हो। तो हम
पास्ट लाइफ में अपनी नहीं, पास्ट लाइफ में जा रहे हैं। पास्ट लाइफ, हाँ अपनी पास्ट लाइफ इसको नहीं कह सकता, क्योंकि पास्ट लाइफ इसको कहते हैं कि इंसान के मरने से पहले, जीवन होने से पहले हम अपनी पास्ट मेमोरी में जाके वहाँ की जो फीलिंग जनरेट हुई हैं हम उनको हील करते हैं। तो जब वो हील हो जाती हैं, तो जब हम वापस से अपने करंट में आते हैं, तो अब हम अगर सोचते हैं कि नहीं आई एम गुड इनफ, तो अंदर का नर्वस सिस्टम बोलता है यस यू आर। पहले वाला क्या बोलता था? क्योंकि नर्वस सिस्टम हमेशा पुरानी मेमोरी में जाएगा और वहाँ से वो डेटा उठाएगा और बोलेगा नहीं यार आई एम नॉट गुड इनफ, पहले भी नहीं हो पाया इधर से। भाई आपको बोला गया है, एक बार आप बोल रहे हो यू आर गुड इनफ, और आपको 3000 बार बोला गया है हर दिन कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप किसकी मानोगे? आप उसी की मानोगे ना, 3000 वाले। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को, ये ऐसा नहीं होता कि इसको एक बार करने से, इसको हमें बार बार करना पड़ता है। एंड देयर इज़ वन पॉइंट इन टाइम आफ्टर 21 to 30 days आपको इस बात पे यकीन हो जाता है। यानी आप अगर बोलते हो ना कि प्रभाकर तू 4 करोड़ रुपया साल का छाप सकता है, फिर आप अंदर से ऐसे चेक करते हो, तो आपको लगता है यस आई कैन डू इट। अंदर का जो हार्ट बीट है ना, वो सिंक में रहता है आपके। मैंने कहा था ना आपको कि नर्वस सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए जैसे मैं अभी बैठ के सोचूँ कि यार मैं 4 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, हाँ। तो मैंने बोला अपने आपको, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि अंदर से वो घंटी से बजी, अरे रहने दे किसका बेवकूफ़ बना रहा है। यस, नर्वस सिस्टम और पुरानी बिलीव्स, अगर आप इनको बाहर निकाल सको, क्लीन कर सको, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ना कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप खुद से नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि सर हमारे पास इतना फंड नहीं है, तो मैं उनको प्रोसेस बता देता हूँ। मैं कहते हैं को कोशिश करो। मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं उन मेडिटेशंस को लेके। बट होता क्या है कि आप 2 दिन या 3 दिन करोगे, और हम चाहे जिम जाएं, चाहे हम कुछ भी एक्सरसाइज करें, अगर हमें 3 दिन या 4 दिन में रिजल्ट नहीं आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। करेक्ट। आप जिम जाते हो, बॉडी में बाइसेप्स मारते हो और देखते हैं पंप नहीं आ रहा, यार पंप नहीं आ रहा, आज कुछ और करते हैं। यही प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारा माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम स्विच कर जाएंगे कहीं और। कोच का काम क्या होता है कि उसको वही प्रोसेस रोज कराता है, थोड़े से डायमेंशंस के साथ हल्का चेंज करके, जिससे क्या होता है कि लगातार आप ना चाहते हुए भी 7 दिन तक करोगे। 7 दिन के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अगले 7 दिन, 14 दिन में आपको मज़ा आने लगेगा। अगले 7 दिन और, यानी 21 दिनों में आपके लिए वो शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब मैं आपसे बोलूँगा ना, ओके नाउ टेक 1 हैंड ऑन योर हार्ट, और आप बोलो कि मैं 4 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, व्हाट डू यू फील फ्रॉम द इनसाइड? तो बंदा खुद, वो स्टूडेंट मेरा बोलता है कि सर ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगा। सो ये जो शिफ्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब हमारा कोई भी परसेप्शन अपने आप को लेकर है, या हमारा कोई भी बिलीव अपने आप को लेकर है, जहाँ हम अपने आप को थोड़ा कम आंक रहे हैं, वो हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने ही बनाया है या इस सोसाइटी ने बनाया है। यस, तो हम खुद उसको चेंज कर सकते हैं। यस, 100%। वाओ, 100% इसको कर सकते हैं चेंज। आपने एक टर्म यूज़ की, मैं उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, होपोनोपोनो। होओपोनोपोनो, HOOPONOPONO। तो ये क्या है, ये टर्म? होओपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है। आपको याद होगा विश्व युद्ध जब हुआ था, तो एक हवाईयन आइलैंड था, वो पहले जापान के कब्जे में था। जापान ने वहाँ पे अपने लोग बिठाए, वहाँ की कॉलोनीज़ बनाई, बाद में US ने उस पर कब्जा कर लिया। तो 1950 के दशक की बात है ये। उससे पहले भी वहाँ पे ऐसा होता था। वहाँ पे लोग क्या था ना, वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे वो थे नहीं, मतलब मेडिसिन्स का कल्चर नहीं था वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मेरी आपसे किसी बात पे बहस हो गई, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग कहते थे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस बोलते थे। अच्छा, ये फ्रेज तो इंग्लिश में 1986 के बाद आए हैं। उसके पहले आप अगर गूगल पे सर्च करोगे कि ओरिजिनल हवाईयन प्रेयर, तो वो उनकी भाषा में, हवाईयन लैंग्वेज में है। वो मैं शायद प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, जैसे अभी हमारे यहाँ पर हम हिंदी स्पीकिंग रीजन से हैं, या कुछ जो हमारे गांव में बच्चे हैं, जो भी हैं, बूढ़े हैं, वो तो हिंदी बोलते हैं। तो अगर उनको ये एक्सरसाइज करनी है तो क्या वो इसको हिंदी में बोलेंगे? हाँ,
तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग तमिल में इसको कराते हैं, बहुत सारे लोग मराठी में कराते हैं, बहुत सारे लोग कन्नड़ा में कराते हैं। मतलब जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कोचेस उसमें उस हिसाब से करा रहे हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है इसमें। सो अभी हम उस कहानी को सुन लीजिए, नहीं तो हम छूट जाएगी वो। तो हुआ क्या कि हवाईयन आइलैंड में एक ना मेंटल असाइलम हॉस्पिटल था। ये प्रॉपर पूरी कहानी है, आप इंटरनेट पे सर्च, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या था कि कुछ ऐसे उन पेशेंट्स को इतनी दवाइयाँ दी जाती थी कि वो चाहते थे कि हम अपने आप को मार डालें। मेंटल असाइलम हॉस्पिटल था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको डर रहता था, उनकी मौत का खतरा रहता था कि हम इसे ठीक करने गए तो कहीं हमें ही ना मार दे। वहाँ का स्टाफ भी वहाँ पे जाता था, 1 महीने के बाद भाग जाता था कि हमें नहीं नौकरी करनी। तो डॉक्टर ह्यूलिन एक डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट, उनको भेजा गया वहाँ पे। तो वो जो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इस तरह से हैं। तो उन्होंने बोला कि खाली मुझे ना उनकी फाइल्स दे दो। फाइल्स को पढ़ा, फाइल्स में कुछ रिपोर्ट्स लिखी होंगी, उसने ये क्राइम करा, उसने ये करा। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में भाव आता है, या तो अच्छा भाव आएगा या तो खराब भाव आएगा। उन्होंने उस भाव को हील किया, अपने अंदर के भाव को। और इस अंदर के भाव को हील करने के साथ साथ ये हुआ कि उन्होंने सारी फीलिंग्स को धीरे धीरे हील करना शुरू किया। और वहाँ का जो स्टाफ था और वहाँ के जो पेशेंट्स थे, वो धीरे धीरे करके सही होने लग गए। अगले 6 महीने के भीतर सारे पेशेंट्स चले गए, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और फिर 1 साल या 1.5 साल के भीतर वो मेंटल असाइलम क्लोज हो गया, क्योंकि पेशेंट्स ही नहीं बचे। और जब इसके बारे में, ये सच्चाई है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। इसके बारे में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो विटाले, यूएस में रहते हैं, मेरे ख्याल से टेक्सास कहीं पे है। उन्होंने जब इसके बारे में समझा, सुना, तो उनको लगा ये तो मजाक है। उन्होंने अपने किसी जासूस को भेजा वहाँ पे कि पता करो ये बंदा है कौन। तो डॉक्टर ह्यूलिन ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, आ जाओ। उन्होंने उनसे सीखा, और सीखने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है ज़ीरो लिमिट्स। पढ़ो इसे। तो वो ज़ीरो लिमिट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ये जो होओपोनोपोनो है, ये वहाँ से प्रचलित हुई 1986 के बाद, जब इसका कन्वर्जन हुआ इंग्लिश में। तो यूएस में इसको बहुत मानने लगा, ठीक है। फिर इसके साथ जो डॉक्टर मसारो इमोतो थे, उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी उसको कनेक्ट किया गया, क्योंकि वो बिल्कुल सही था। तो इस तरह से करते करते अब ये भारत में भी आई है। भारत में इसको आए हुए मेरे ख्याल से 25 साल हो चुके हैं। 25 साल, तो 2000 के करीब आई, 1996 के करीब आई थी, ठीक है। और ये काफ़ी प्रचलित इसलिए है क्योंकि इससे सबसे जल्दी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। मतलब कि हमारा माइंड ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वही एक बिलीफ बनाता है, और अगर हम चाहें तो वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। 100%। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये टूल से ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से एक्सपीरियंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, होंगे यार मैंने सब कर लिया भाई, मैंने मैनिफेस्टेशन का भी सारी एक्सरसाइज कर ली है, मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा। तो क्या वो इस एक्सरसाइज पे हम सवाल उठा सकते हैं कि यार 100% ये सही नहीं है, कुछ लोगों के लिए सही है, या फिर उनकी टेक्निक्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम कहीं नहीं है, आप समझो, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। अगर हम बोलेंगे प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम की जड़ जो है वो है आपकी, जो अपने टारगेट मन में लेके चल रहे हो कि इससे ये हो जाएगा, और उस टारगेट यानी कि जो आउटकम है उससे जो आपका लगाव है, जब आपको लगाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको आउटकम नहीं दिखा, तो आपने मान लिया कि ये काम नहीं करता। उसी एग्जाम्पल पे जाते हैं। एक लड़का है, जिम जाता है, 4 दिन बाइसेप्स मारता है, बॉडी में पंप नहीं आता, कट नहीं दिखता उसको, तो बोलता अरे यार क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि इस बॉडी के बाइसेप्स के साइज़ को बढ़ने में और एक कट आने में 1.5 या 2 साल या 3 साल का समय लगता है। ये उसे किसी ने बताया ही नहीं। उसने कहाँ से सोचा? अपने मन से सोचा। प्रॉब्लम कहाँ आई? मन में। डाउट कहाँ आया? मन में। तो जब आप इसे किसी बिना कंसल्टेशंस के करते हैं, क्योंकि YouTube पे आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं, आप इसको बस चैंटिंग करते रहो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट सच्चाई
अधूरी है। हाँ। इसमें सबसे पहला काम करना होता है कि हमें ना सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। आपके और मेरे बीच में अगर मनमुटाव है तो मुझे अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे ये कहना होगा और फील करना होगा कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं। जब आप ऐसा बोलते हैं देन यू एक्चुअली ओन दिस थिंग। हाँ, कि अब मैं हूँ। हाँ, अब मैं इसको ठीक कर लूँगा। जब तक ब्लेम का गेम चल रहा है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया, हाँ। फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं नहीं था, था ना, तब तक नहीं होगा। ना ना ना, खुद उठाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी बिजनेस में पाँव रख रहे हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप उसमें सरेंडर कर दो। ये कैसे? मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, सरेंडर, देखिए सरेंडर वर्ड हमें कहाँ से समझ में आया? तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, तुम सरेंडर कर दो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, यहीं से आया ना, बिल्कुल। हाँ। मूवी से आया। हाँ। सरेंडर करने का मतलब होता है कि अब सब भार तुम्हारे हाथों में है। भगवान के पास हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सरेंडर करते हैं। करेक्ट। करते हैं ना? हाँ। वैसे ही सरेंडर करना है बस। जब आप अच्छा, किसी इंसान की बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन टूटी हुई है, वो कह रहा भाई मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ, सब कुछ खराब मेरा, तुम क्या ये कहने से, मेरा करने से तो हो नहीं रहा, तुम्हारे ये कहने से कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। यहाँ पे आता है आपका एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड FTBA, फीलिंग्स, यानी F मतलब फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस। अब अगर किसी इंसान की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल टूटी हुई है, उसके ऊपर लोन है, सब कुछ है, तो वहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और बिलीव्स और एक्शन फ्रिक्वेंसी को अप करना है। क्योंकि आपके पास अगर आज लाख रुपए या करोड़ों रुपए के लोन पे चल रहे हो, आपको लोन तो पे करना ही है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं से कमाना ही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। लेकिन हम इस मेहनत के साथ साथ और क्या करते हैं? हम नेगेटिव होते हैं। अरे यार बड़ा लोन है, अरे यार जीवन बहुत बेकार है। कोई दोस्त फ़ोन करता है, घर पे हम यही बातें कर रहे होते हैं, तो 99% हम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। मेरा मानना ये है कि आप एक्शन तो लोगे ही ना, रोज खाना खाओगे ही ना, पैसा तो कहीं ना कहीं से कमाओगे ही। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप उस नेगेटिविटी को छोड़ दो, पॉजिटिव हो जाओ, आपके रिजल्ट जो है ना 10x हो जाएंगे। कैसे? फीलिंग, ऐसे मान लीजिए किसी बंदे के ऊपर लोन है, उसके पास 50 लाख रुपए का लोन है भाई, बिजनेस चल नहीं रहा, तो अब आप ये सोचो कि मेरा बिजनेस चल रहा है, रोज़ सुबह उठो और ये सोचो कि हाँ मेरे पास कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मेरे पास कुछ नए लोग आ रहे हैं, मैं उनके साथ डील कर रहा हूँ। या आप अपने मन में सोचो। जब आप अपने मन में ये सोचने लगते हो, उसको, इस प्रोसेस को कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो आप अपने माइंड में मूवी बना रहे हो, ठीक है, अब मूवी बना रहे हो, मूवी बना के सो गए आप, सवेरे उठे, आपके माइंड में आइडिया आया, आपने उस आइडिया से 4 लोगों के साथ बातचीत करी, एग्जीक्यूट किया। जैसे आइडिया एग्जीक्यूट हुआ, 5 लोग और आ गए आपकी हेल्प करने के लिए। अब वो जो 50 लाख रुपए का लोन जो आपको पहाड़ दिख रहा था, अब आपको समझ में आया कि यार ये 5 लोगों से डील हो गई है और ऑटोमेटिकली मेरे पास पेमेंट तो आ चुकी है, अब तो हो जाएगा आराम से। आपको पेमेंट आई है लाख रुपए की, आपके पास अभी 49 लाख रुपए इसका देना है, लेकिन आपको आप कॉन्फिडेंस आ गया। तो फीलिंग्स बदले आपने, थॉट्स बदले आपने, फिर बिलीफ बदल लिया। बिलीफ मतलब मैं कर ले जाऊंगा, एक्शन तो आप ले ही रहे हो। हाँ। अगर हम अपनी लाइफ में करंट चीज़ों को लेके हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी लाइफ में उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी। हाँ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं। आपका ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम है जो मतलब आपका बचपन से था और अभी जब आपने ये सब चीज़ें सीखी तो आपका बिलीफ सिस्टम टूटा कि भाई यार ये कितना गलत कर रहा था, मैं तो जादू मिस कर रहा था? मेरे मन में बचपन से एक बिलीफ सिस्टम ये था कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में कितना कोई, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मेरे पिताजी को ना हर साल टीचर के पास जाना पड़ता था कि मैडम प्लीज़ पास कर देना इसको ऐसे। एक बार पापा ने बोला कि जाने की ज़रूरत है, मैंने कहा नहीं पापा हो जाएगा,
और मैं फेल हो गया था। तो उसके बाद तो मतलब ऐसे तो मैं पास हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। 12वीं तक तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो 12वीं के बाद मैंने कहा यार मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, दिल्ली में आ गया था मैं, तो मैं करूँगा क्या लाइफ में। फिर मुझे लगा कि यार शायद मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसे करते करते मैंने अपने एक दोस्त को देखा। मेरा एक दोस्त है, आजकल बातचीत नहीं होती है क्योंकि हमारी वाइब्स अलग है। उस दोस्त का नाम है मोनोजीत सरकार। तो उसको मैंने देखा, उस इंसान ने मुझे बदला, मेरे अंदर ना एक स्पार्क लेके आया। एक अंदर जो दबी हुई आग थी ना, उसको उसने हवा दी। उसको देखा, अच्छा वो आर्मी पब्लिक स्कूल का पढ़ा था, मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा था। मेरी इंग्लिश 0, मतलब मैं सिर्फ समझ सकता था हल्का सा और कुछ नहीं। उसने मुझे बताया कि उसको देखा तो उसने बोला वो कॉल सेंटर में जॉब करने लगा। मैंने कहा यार मैं भी करूँगा, मैंने भी किया। फिर लकीली मेरा एक ऐसे कॉल सेंटर में हुआ जिन्होंने बोला कि हम तुमको इंग्लिश भी सिखाएंगे। वाह। मैंने कहा वाह, शायद अंदर कुछ अच्छा था तभी। उन्होंने इंग्लिश सिखाई और सिखाने के बाद टेस्ट लिया और बोला कि यू आर रिजेक्टेड। मैंने कहा वाह। और पापा को लेके चले। हाँ, क्योंकि सोचो मेरा और कितने मार्क्स से रिजेक्ट हुआ था, 0.5 से। 50 नंबर 100 नंबर का टेस्ट था, 50 मार्क्स का पासिंग था, 49.5 नंबर आए थे। मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा मैम 5.5 बढ़ा दो। बोला नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मेरा अगला इंटरव्यू हुआ और मैंने दिया इंटरव्यू, और प्रॉपर इंटरव्यू रट के गया था कि हाँ यही बोलना है और स्लो बोलना है और आसानी से बोलना है, और तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर ले जाओगे। उसी कंसल्टेंसी में उससे पहले का जो इंटरव्यू था रिजेक्ट हो गया था और मैं घर जा रहा था। उसने कहा एक रिज्यूमे और है तेरे पास? मैं कहा हाँ है। बोला यार IBM का दे दे। मैंने कहा मेरा कैसे हो सकता है यार उसमें? बोले तू दे दे ना, अभी घर जाके करेगा क्या? मैंने कहा चलो ठीक है। पहला राउंड सेलेक्ट, दूसरा राउंड सेलेक्ट, तीसरा राउंड सेलेक्ट, चौथा राउंड सेलेक्ट, और 5वां राउंड जो था फेस टू फेस था। बाकी सारे टेलीफोनिक राउंड थे। उसमें उन्होंने मुझसे 5 सवाल पूछे, मैंने 5 सवाल के आंसर दिए। उन्होंने बोले यू आर सिलेक्टेड। उस दिन मुझे लगा कि प्रभाकर मिश्रा तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में यही बोल रहा था अपने आप से, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और जैसे ही मैं बोलता था यू कैन डू इट, पूरा एड़ी से लेके बालों तक एक वाइब्रेशन आती थी। अभी भी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वाइब्रेशन आ रही है, यू कैन डू इट। तो ये मेरे नर्वस सिस्टम से आ रही थी। उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में मांगी खुद से कि ये मैं कर सकता हूँ, वो मैंने किया। मैंने 2021 में जब मैं फ़िनलैंड में था, फ़िनलैंड से वापस आया था, कोविड के बाद वापस आ गए थे हम लोग। तो मैंने कहा यार, क्योंकि फ़िनलैंड में सैलरी अच्छी थी, हम तो यूरो में कमा रहे थे। जब यहाँ पे आए तो फिर हम हमारी पुरानी सैलरी में आ गए। तो यार वहाँ तो पैसा बच रहा था, यहाँ पैसा नहीं बच रहा। तो फिर मैंने यह सोचा कि यार मुझे ना किसी ऐसी कंपनी में काम करना है जो कि प्रोडक्ट कंपनी हो, मेरे करंट पैकेज पे 100% हाइक दे, मेरा मैनेजर बहुत स्वीट होना चाहिए और इंडिया में ना रहे वो, और मुझे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिले ताकि मैं अपने हीलिंग वाले पे काम कर पाऊँ। विदिन 2 months नोकिया ने मुझे कांटेक्ट किया। अब आप ध्यान, अब आपको मैं जो चीज़ बता रहा, अब यहाँ पे इसको होल्ड करके मैं एक और कहानी बताता हूँ, उसको कनेक्ट करूँगा। फिर जब मैं HCL में गया था तो अचानक से क्या हुआ कि मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट से आया था। माइक्रोसॉफ्ट से जब मैं आया तो माइक्रोसॉफ्ट के जो मेरे से जो बड़े बड़े सीनियर्स थे वो दिल्ली आए और उन्होंने इंटरव्यू दिए। मतलब मैं इंटरव्यू पैनल पे आ गया था। तो मैं उन लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो मैं उनको इंटरव्यू लेता नहीं था क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूँ। मैं उनको बुलाता था, 1 कप चाय पिलाता था, बोलता सर आपका हो चुका है, अब आप जाइए। और उनको अच्छे अच्छे पैकेजेस पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र था। मुझे तो वहाँ बिठा दिया गया था, मुझे टेस्टिंग की जा रही थी भगवान के द्वारा कि देखते हैं इसको, हम ये जिम्मेदारी देखते ही ये क्या करता है। 99% लोग जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना तो वो प्राउड फील करते हैं, वो बोलते हैं अरे हमें इंटरव्यू लेते हैं हम तो। मैंने कहा नहीं,
मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई। कुछ कुछ बच्चे ऐसे आते थे कि रोने लगते थे कि सर मेरी बहुत हालत ख़राब है, आप प्लीज़ मुझे ले दो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे कि सर हमें नहीं आता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। मैं उनको फ्री में पढ़ाता था, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाता था, फिर अच्छे से लेता था। अच्छा, ये पूरा एपिसोड हुआ 8 साल तक। फिर हम फिनलैंड चले गए, वहाँ से वापस आया, नोकिया में इंटरव्यू होता है, 8 राउंड होते हैं, 8 राउंड, और किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा मुझसे। किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा, सब उससे बातचीत कर रहे हैं बस। किसी ने मैं इतना प्रिपेयर करके बैठा हूँ, मैं कहा यार ये क्वेश्चन कब पूछोगे, इतना पढ़ के बैठा हूँ, भरा बैठा हूँ, कुछ तो पूछ लो। किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। लास्ट मोमेंट में उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया, वही 100% हाइक, मैनेजर इज इन फिनलैंड, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, और कहीं से भी काम करो। और कंपनी इतनी प्यारी, मैंने 3 महीने बाद कंपनी ज्वाइन कर ली। तो मिश्रा जी, जो हम एक लक फैक्टर बोलते हैं हर कोई कि आपकी किस्मत में नहीं था या आपकी किस्मत में है, तो क्या ये किस्मत यही है कि हमारी इच्छा, किस्मत हमने किस डेडिकेशन से या हमने किस शिद्दत से उस चीज़ को चाहा, या हम कितनी शिद्दत से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे? देखिए, जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं, अबे आपने, क्योंकि एक्चुअली आपने सोचा ना कि भाई आपके साथ ऐसा हो जाए, आपने उसको विजुअलाइज किया, मैनिफेस्ट किया, तो इसलिए वो शायद आपके साथ हो गया। अब आपसे कोई बोलेगा नहीं यार उस मिश्रा जी की तो किस्मत थी, उनको तो इतने सारे राउंड ऐसे ही हो गए, उनके तो लास्ट राउंड में भी बातें ही हुई हैं, तो उनके लिए तो लक फैक्टर है। लेकिन आपने तो इसके पीछे मेहनत की है। तो क्या ये जो लक फैक्टर की सब बात करते हैं, ये उस इंसान का एक हिडन हार्डवर्क है या एक हिडन डेडिकेशन है? आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। 99% जो भारतीय जनता है या फिर पूरे विश्व में जो जनता है, वो चाहती कुछ और है, फील कुछ और करती है, और मिलता कुछ और है। आपको वही फील करना है जो आप चाहते हो। यही जो फेरबदल है ना आपकी फीलिंग्स में। और जैसे कि इंसान बोलता है कि मुझे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिल सकता। या फिर अगर हम किसी लड़की या लड़के से बात करें, या फिर हम किसी से ही बात करें कि भाई जैसे आप बोलो कि भाई मुझे कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर आपको अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाए तो आपकी फ्रिक्वेंसी और आपका बिहेवियर कैसा होगा? ऑब्वियसली अच्छा होगा, एकदम अच्छा होगा। और वो अच्छा है तो उसके प्रति भी मेरा बिहेवियर थोड़ा अच्छा होगा, शांत होगा। तो अब आपको अगर वैसा पार्टनर चाहिए तो आपको आपके जो कैमरामैन हैं, आपके जो चाय बनाता है, आपके घर वाले, वैसा बिहेवियर जब आप जो बोल रहे हैं करने के लिए, वो बिहेवियर आपको आज लेके आना है अपने अंदर। करेक्ट। जब आप आज लेके आएंगे तो आप क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली उस फ्रिक्वेंसी में आ गए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिश्रा जी इसमें टाइम डिपेंड नहीं करता ना? कभी कभी हमें लगता है कि यार अब तो बहुत उम्र हो गई है, शायद अब हम वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते, तो ये शायद हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सबसे बड़ा ब्लॉक है ये, गलतफहमी नहीं बोलेंगे इसको, इसे कहते हैं माइंड ब्लॉक। क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो टाइम कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। तो जब यूनिवर्स के लिए टाइम कुछ नहीं है और यूनिवर्स हम सबको चला रहा है, हम उसको भगवान मानते हैं, कोई कुछ भी कोई नई नई डेफिनेशन दे सकता है, बट एक्चुअली तो यूनिवर्स ही है। बिल्कुल। तो जब उसके लिए टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और कितनी जल्दी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बट डिपेंड करेगा कि हम कितनी इंटेंसिटी से फील कर रहे हैं। यस, उस लाइट इज इम्पोर्टेंट। उस लाइट को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस वेव को कितने जोर से हिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब एक जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आई थी, उसने बोला कि मुझे शादी के लिए लड़का अट्रैक्ट करना है। मैंने कहा अच्छा लिखो कैसा लड़का अट्रैक्ट करना चाहती हो। वो सुंदर होना चाहिए, वो टॉल होना चाहिए, वो रिच होना चाहिए, वो ये करना चाहिए। मैंने कहा इसको जला के फेंक दो, क्योंकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये आप चाहते हो। आप फील क्या करते हो, अब उस पर आते हैं। मैंने कहा शादी हो जाएगी, चलो मान लीजिए ऐसा लड़के से शादी हो गई, तो शादी होने के बाद वो तो एक टारगेट जो था जो अचीव हो गया।
आप टारगेट अचीव होने के बाद क्या करोगे? रोज कुछ ना कुछ फील करोगे, रोज सुबह सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, काम तो वही हो जाएंगे ना आपके। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे सीधे एरोप्लेन में बैठ जाओगे, वहीं पे आप ज़िंदगी बिताओगे, ये तो नहीं हो सकता। ज़मीन पे तो आओगे ही आओगे। तो आप रोज़ क्या फील करना चाहते हो, खाना क्या खाना चाहते हो, उसके साथ कैसा फील करना चाहते हो, जब तुम खाना बना के लेके आओगे तो कैसा फील करना चाहते हो। तो ये सारी फीलिंग्स मैंने लिखवाई उससे। मैंने कहा कि ये सारी फीलिंग्स लिखो। एक एक फीलिंग को हमने महसूस कराया कि अच्छा यू रिकॉल दैट फीलिंग, पढ़ो उसे, देखो क्या फील करती हो। हार्ट, फिर 2 हाथ रखे जाते हैं, एक पेट पे एक यहाँ पे, एंड देन यू फील द कोहेरेंस। वाइब्रेशंस आ रही कि नहीं आ रही? वाइब्रेशंस मतलब गूज़बम्प्स। हर फीलिंग पे वाइब्रेशंस मैंने निकलवाई। मैंने कहा आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करो। 3 दिन में उसको एग्जैक्टली वैसा ही लड़का शादी.com के थ्रू मिला, और 2 दिन में शादी फिक्स भी हो गई उनकी, एंगेजमेंट भी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गई। मार्च में शादी है। सो आप देखें वो और उसके 3 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं। उस बच्ची की 3 शादियां कैंसिल हो चुकी हैं, वो रो रही है। और लास्ट वाले से तो इतना कनेक्ट हो गई थी कि वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी, डिटैच नहीं हो पा रही थी। तो इट मीन्स कि हम रिलेशनशिप भी जैसी अपनी चाहें, हमें वैसा अपना एक रिलेशनशिप हम चला सकते हैं। बन सके जैसी आप चाहे नहीं, जैसी आप फील करना चाहें। फील तो क्या मतलब, अब ये हमें तो लगता था कि हर कोई बोलता है कि अच्छा आपको कुछ भी चाहिए तो आप वो चाहें, बट ये है कि आपको फील करना है एक्चुअली में। खाली विजन बोर्ड पर लिखने से काम नहीं आप चलेगा। फील क्या करना चाहते हो उसके बाद में? हाँ, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी क्या फील करना चाहती है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे होंगे कि चलो रिश्ते के बारे में बात ही कर लेते हैं ढंग से। आपने बहुत सारे रिश्ते देखे होंगे कि भैया हमारा 8 साल का रिलेशनशिप था, 8 साल प्रेम था हमारे बीच में, और शादी हुई और एक साल में तलाक। हाँ, ऐसा क्या हुआ? बहुत लव मैरिज में ऐसे ही होता है। ऐसा हुआ क्या? क्योंकि शादी से पहले वो कुछ फील कर रहे थे, एक साथ नहीं रहते थे वो। 2 दिन में एक बार मिलते थे या हफ्ते में एक बार मिलते थे, और वो एक दूसरे की अच्छाइयाँ साथ थी। जब आप शादी करने जाते हो तो शादी करने के बाद फिर कुछ फील करते हो। अब आप 90% हर समय मूवी नहीं देख सकते, बिल्कुल, खाना खाने बाहर नहीं जा सकते, भैया टॉवेल बिस्तर पे रहेगा ही रहेगा। हाँ, है ना? तो आदत है। उसको कैसे टैकल करोगे? तो ये जो छोटे छोटे फीलिंग्स है ना, अगर हम इन पे ध्यान दें तो हमारा रिश्ता बचेगा। हम कॉन्शियसली कुछ चाहते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करा देता है जो यूजुअली चल ही रहा है, मतलब हमें डेफिनेटली जो हम नहीं चाहते। तो ऐसा क्या ब्लॉकेज है जो हमें हमारे ड्रीम्स को अचीव करने से रोक रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में? देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 95% डेटा है उसके अंदर, उसको हार्ड ड्राइव समझिए। और आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको रैम की तरह समझिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी अगर मेरी वहाँ पे कोई फाइल पड़ी है सबकॉन्शियस में, तो सबसे पहले मैं उसको लेके आऊँगा कॉन्शियस मेमोरी में, यानी कि रैम के अंदर। अब अगर आपके पुरानी डेटा के अंदर करप्टेड फाइल पड़ी हुई है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब तक की प्रोग्रामिंग ये है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू कैन नॉट डू मच इन योर लाइफ, तू कुछ नहीं कर सकता, तू क्या बिजनेस चलाएगा, हमारे घर में हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, सब नौकरी कर रहे हैं, तू भी नौकरी कर, और 50,000 की नौकरी काफ़ी है, इससे ऊपर की नौकरी तू कर ही नहीं पाएगा। अगर ये सारे बिलीव्स हैं, सुना है आपने चैटर बॉक्स, तो सबसे पहला काम तो हमें करना ये हुआ कि हमें इनको निकालना होगा। इसीलिए जब हम कुछ सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, यार मैं वो कर लूँगा, मैं वो वाली नौकरी ले सकता हूँ, या अगर आप नॉन टेक्निकल हैं और अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं किसी IT कंपनी में एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊँ, तो आपके मन से आता है कि नहीं यार तू कैसे करेगा, तेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता भाई, वो उस बंदे ने तो BTech कर रखी है, तूने क्या करा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो बिलीव्स का जो रिकॉर्ड है ना, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बजाने लगता है। हाँ। और ये तब तक बजेगा जब तक है वहाँ पे है, तो उसको हमें निकालना होगा बाहर से। ठीक है। तो इसीलिए एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है सेवर्स। रोज़ सुबह 5 बजे उठो, ठीक है, 6 बजे उठो, जब आप उठना चाहो। बेहतर है कि अगर आप सुबह उठ जाओ, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। आप वॉशरूम जाओ,
फ्रेश हो जाओ, ब्रश करो, वापस आओ। एस फॉर साइलेंस, 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, पेट पे हाथ रखो, यहाँ रखो, सांस ऊपर नीचे हो रही है, बस सांस के ऊपर ध्यान दो। फिर आता है ए यानी एफर्मेशंस। अब आप कुछ नई नई एफर्मेशंस लिखो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, उनको बोलो आई एम गुड इनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे नई नौकरी मिल सकती है, मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा एडिटर बन सकता हूँ। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जैसे आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो या फिर आप अच्छे धावक बनना चाहते हो, कुछ भी आप उसको रोज़ बार बार बोलो। फिर आता है वी, विजुअलाइजेशन। अब आपने एफर्मेशंस बोल ली, अब आप आंखें बंद करो और जो एफर्मेशंस बोली हैं, जो आप चाहते हो, अब आप उसको विजुअलाइज करो कि हाँ वो एक्चुअल में मैं बन चुका हूँ, बन गया हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बॉडी बन गई है, मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, कुछ भी। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो आपका माइंड जो है ना, वो पैटर्न्स, वो न्यूरो पैटर्न्स बनाना शुरू करता है, नए नए पैटर्न्स। अब जब नए पैटर्न्स बनेंगे तो पुराना क्या होगा, ओवरराइट होगा। करेक्ट। वो ओवरराइट धीरे धीरे होता रहेगा। फिर आ जाता है ई यानी एक्सरसाइज। अब आप उठो एकदम से और एक्सरसाइज करना शुरू करो, चाहे जंपिंग जैक करो, कुछ भी करो। यानी उससे होगा क्या, आपका यहाँ का खून आपके गट में जाएगा, गट का खून यहाँ आएगा, पैरों में भी खून जाएगा, तो ब्लड जो है ना आदान प्रदान होगा ऊपर से लेके नीचे तक का। तो आपकी जो मूवमेंट होगी, यानी कि आपका यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे नीचे गए, नीचे से ऊपर आए। फिर आ जाता है आर। आर मतलब रीडिंग। कुछ भी रीड करो, चाहे आपको कॉमिक्स पढ़ने का मन कर रहा है पढ़ो, क्योंकि शुरुआत वहीं से करोगे तो मज़ा आएगा तुमको। फिर धीरे धीरे किताबें पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, एक समरी पढ़ लो। रोज का टारगेट होना चाहिए, आज मुझे कुछ सीखना है बॉस। एक समरी उठाओ, आधे घंटे के लिए समरी पढ़ लो। उस टाइम पे आप 5 मिनट के लिए पढ़ो, लेकिन ये टारगेट रखो कि मुझे आज पूरे दिन में एक समरी पढ़नी है। ठीक है। फिर आ जाता है एस। ये वो प्रोसेस है कि जिसमें कि हम एक कट लगाते हैं अपने माइंड में, और वो जो कट है सबकॉन्शियस में, वो धीरे धीरे पुरानी बातें निकालते रहता है। स्क्रिबिंग मतलब क्या सोच रहे हो। जैसे अभी अगर आप चुप हो, मेरी तरफ देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ सोच रहे हो। या तो अगला कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, या फिर इसी बातों से कोई क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि हम 99% अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं। करेक्ट। चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो। बिल्कुल। तो बस आप उसको लिख डालो, धीरे धीरे करके लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। इससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो खाली हो जाएगा, और जैसे ही वो खाली होगा, पीछे से सबकॉन्शियस माइंड उसमें मेमोरी भर देगा, फिर भरेगा, फिर आप उसको निकालोगे, फिर भरेगा, फिर निकालोगे। ऐसे करते 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 आपको हो जाएंगे 6 महीने, 1 साल। रोज़ आप 1% अपने आप को बदल रहे हो। 1 साल में 365% बदल चुके हो गए। ये वो तरीका है जिसकी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा आपको रोकता है, हमेशा आपको रोकता है कि नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तो इसकी काबिल ही नहीं है। आप किसी रिक्शे वाले को अगर आप बोलो कि भाई तू ऑटो रिक्शा खरीद सकता है, तो बोलेगा अरे भाई साहब चलो जाए यहाँ से, क्यों बकवास कर रहे हो। क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतनी बुरी तरह से प्रोग्राम हुआ है कि उसको डीप्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये चाहिए, पेट में खाना होना चाहिए। जब पेट में खाना होगा ना और तन पे कपड़ा होगा, तभी आप यहाँ से सोच पाओगे। बिल्कुल, नहीं तो आप यहाँ से सोच नहीं सकते। और खुशकिस्मती ये है कि हम आज जो हमारी ज़िंदगी है, अगर आपके घर के ऊपर छत है, तन पे कपड़ा है, चश्मा पहन रहे हो अच्छा खासा, और जूते हैं, और अगर एक बाइक है आपके पास, इसका मतलब आप संपन्न हो। तो आप इन बातों को खुशी मन से एक्सेप्ट करो, ताकि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। वाह सर, जैसे आपने बताया कि हमें 3 वर्ड्स बोलने हैं, आई एम सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव मी, तो ये तीनों वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स हैं या फिर वाक्य में ही एक्चुअली इनके पीछे कोई फ्रिक्वेंसी है, कोई लॉजिक है, क्या है? तो ये वैसे 3 नहीं है, 4 है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अच्छा, ठीक है, ये आखिरी वाला नहीं बोला था आपने। तो ये जो 4 शब्द है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल शब्द है, और पावरफुल शब्द होने के साथ साथ डॉक्टर मसारो इमोतो की स्टोरी से कनेक्ट करिए कि आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि कोई इंसान ये क्यों बोलेगा, कोई इंसान भाई आई एम सो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरी तो गलती नहीं है, मैं सॉरी क्यों बोलूँ।
बहुत 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 खूबसूरत सा सवाल है। आई लव इट वेरी मच कि उनके अंदर ना ये क्लैरिटी नहीं है। अब ये वक्त आ गया है कि क्लैरिटी लाने का। तो अगर वो ये कहते हैं, जैसे अगर आपको हम कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलना है आपको, तो हम आई एम सॉरी कैसे कह रहे हैं? आपके मेरे बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया, हमने उस झगड़े को 3 साल तक कैरी किया, एक दूसरे से बातचीत नहीं करी, जब भी मन में आया तो हमने एक दूसरे को उल्टा सीधा कहा। मैं अगर इस बात का फैसला करता हूँ कि मुझे ये रिश्ता ठीक करना है, तो मैं बोलूँगा आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन, आई एम सॉरी। तो मैं आई एम सॉरी कैसे कह रहा हूँ? आई एम सॉरी मैं अपने उस वर्जन को कह रहा हूँ जिसने 3 साल तक इस बात को ढोए रखा, करेक्ट, अपने पास इसको संजो के रखा। यानी कि एक वही बात है कि एक गरम गरम लोहे की बॉल मैं आपको हाथ में दे दूं, और अगर आप जितनी देर तक उसको हाथ में रखोगे आपका हाथ उतना ही जलता रहेगा। तो हम आई एम सॉरी अपने उस वर्जन से बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ तुझसे कि तूने इसको इतने दिनों तक होल्ड करके रखा। नंबर 1, प्लीज़ फॉरगिव मी हम कैसे बोल रहे हैं? हम उसी से माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर हम उसको बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू नहीं, ग्रैटिट्यूड का भाव कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि तूने मुझे माफ़ कर दिया। फिर हम बोलेंगे कि आई लव यू, अब मैं तुझे फिर से प्यार करता हूँ। जब ये पूरा हम कंप्लीट करते हैं बार बार और इसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि मेरा जो रिश्ता है ना, आपकी तरफ से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने रिजल्ट्स ऐसे भी लेके आया हूँ कि दोनों दोस्तों के बीच में बातचीत नहीं है, पैसे ले रखे हैं, पैसे दिए नहीं, उधारी ले रखी है, उधारी लेके भूल गया है, वो नंबर ब्लॉक कर दिया है। उसको मैंने बोला भाई तू सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में अच्छा सोच, और उसके सोच कि वो और अच्छा तरक्की करे, और नौकरी अच्छी मिले, और पैसा कमाए, उसके बारे में खाली अच्छा सोच। बोले मैं क्यों सोचूं अच्छा? हाँ सही बात है। उसे तो मेरे पैसे ले रखे हैं 3 लाख रुपए। मैं कहा तुम सोचो तो सही और मन में फीलिंग लेके आओ। मेरे ख्याल से 6 महीने तक उसने ये सब सोचा। 7वें महीने में उस बंदे ने खुद कॉल करा इसको अनब्लॉक करके, बोला भाई आई एम सॉरी यार, तेरे पैसे मैंने उस वक्त लिए थे, मैंने तेरे को दिए नहीं, उस वक्त नहीं थे, मेरे को ना बोनस आया है, तेरा अकाउंट नंबर दे, मैं तेरे को ट्रांसफ़र करता हूँ। वाह। उसने 3 की जगह 3.5 लाख रुपए भेजे। बोला मेरे पास बोनस जो 6.5 लाख रुपए का आया है, तेरा पैसा मुझे पहले चुकाना है। हमने क्या करा, अपने माइंड को क्लीन किया, हमारे माइंड से फ्रिक्वेंसी वहाँ गई, उसके माइंड में जो हमारे प्रति जो गलत भाव था वो भी क्लीन हो गया, और इस क्लीनिंग की वजह से वहाँ से अपने आप से पैसे आ गए। ये है वो तरीका, इसलिए हम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हैं। बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली। मतलब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद ठीक कर सकते हैं अगर आपके पास सही मेंटोर है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर का डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल्स आपको देंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बड़ा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम चाहेंगे कि हम आपसे दोबारा ज़रूर मिलें। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं व्यूअर से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम 1 घंटे के लिए बैठेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैं कुछ आपको ऐसा दूंगा जैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो अधूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर कनेक्ट करें। मिलते हैं जब आप कॉल बुक करेंगे।